नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर चीनी मिल घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अटैच किया है 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। सहारनपुर के पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को अटैच किया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल के वक्त का ये मामला है। साल 2010 से लेकर साल 2011 के दौरान करीब 11 चीनी मिलों को बेचा गया। औने पौने दाम पर इन मिलों को बेच दिया गया। हालांकि कुल 21 से ज्यादा चीनी मिल को बेच दिया गया था बेहद कम दाम पर। बाकी के चीनी मिल के मसले पर भी तफ्तीश चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करीब 1,179,000 करोड़ रुपए नुकसान का यहां पर अनुमान है, आरोप लगे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद है। राजीव, जांच और तेज हो गई है। मिनका बसपा शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुए चीनी मिल घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि इस घोटाले की सीबीआई भी जांच कर रही थी और ईडी भी जांच कर रही थी। तो ऐसे में जो इस घोटाले के आरोपी थे मोहम्मद इकबाल, जो कि पूर्व एमएलसी रहे, उनकी 7 संपत्तियों को सहारनपुर में सीज किया गया है। और इस दौरान वो संपत्ति करीब 1000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। मेनका जो उत्तर प्रदेश की 11 चीनी मिलों को बेचा गया था, उनको कौड़ियों के भाव पर बेचा गया था। करीब हर चीनी मिल को करीब 50 करोड़ की लागत पर चीनी मिल बेचा गया था। लेकिन जो गन्ना विभाग के सूत्रों की माने तो 50 करोड़ की बताया जाता है कि उस वक्त उन चीनी मिलों में सिर्फ चीनी ही लगी हुई थी। जो जमीन थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको फ्री में दे दिया गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस वक्त सरकार को करीब जी बने रहे हमारे साथ। तो 2010-11 के बीच का ये मसला है, तब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद इसी मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अटैच कर दिया गया 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को, और क्या कार्रवाई चल रही है इसमें? निश्चित तौर से कहा जा सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई है। और जिस तरह से तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है, इस मामले में सबसे पहले एसएफआई एजेंसी ने बताया इस मामले में मामला दर्ज किया था। तो उसके बाद इस मामले पर सीबीआई को इस मामले का जांच का जिम्मा सौंपा गया था। और उसके बाद सीबीआई के जो केस है उसी को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले में केस रजिस्टर किया था। हालांकि इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को भी लिखे थे। उसके बाद ये मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। और उसके बाद सीबीआई जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई की थी, तो शुरुआती तौर पर पता चला था इस मामले में कई बड़े ब्यूरोक्रेट और जो राजनीतिक गलियारों से वास्ता रखने वाले जो लोग हैं, इसके द्वारा आपस में एक सोची समझी साजिश के तहत तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सरकारी राजस्व जो है उसका नुकसान पहुंचाया गया था। और इसी जी शंकर, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई, बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई। पूर्व विधायक मोहम्मद इकबाल की 7 संपत्तियों को अटैच कर दिया गया है। 1000 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्तियां हैं। लेकिन इसी घोटाले में कोई और बड़े नाम भी सामने आए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तेजी से हो रही है। और क्या क्या एक्शन आगे प्लान में है? तो शंकर का संपर्क टूट गया। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आए थे, उस दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है? मेनका उत्तर प्रदेश में हुए चीनी मिल घोटाले में उस समय के तत्कालीन गन्ना मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बसपा सुप्रीमो मायावती का भी नाम प्रमुख तौर से लिया जाता है, क्योंकि उस वक्त जो फैसला था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। जब ये बड़ा मामला सामने आया, योगी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुत की, तो उस दौरान नसीमुद्दीन ने यह दावा किया कि जो ये फैसला था ये कैबिनेट में किया गया था, ये उनका व्यक्तिगत दावा नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जिम्मेदार थी और उन्हीं के निर्देश पर ये सौदा किया गया था। अगर सूत्रों की माने तो इनका जो सबसे बड़ा ये घोटाला था, इसमें ये किया गया कि जितने की जमीन थी, एक चीनी मिल की बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से कहा गया है कि जो घोटाले हुए हैं पहले, उन सभी घोटालों की जांच और बड़ी कार्रवाई होगी, तो बड़ी कार्रवाई हो रही है और तेजी के साथ हो रही है। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। इधर देहरादून से बड़ी खबर, लगातार देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल, और फिर सबके केंद्र में, सबकी निगाह में इस वक्त देहरादून, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ी घटना घटने वाली है आज। देहरादून से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। सीएम
त्रिवेंद्र सिंह रावत बस कुछ ही देर में मीडिया के सामने आएंगे और मीडिया के सामने ही इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम है और शाम 4 बजे वो राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ देर बाद सीएम सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ये खबर पुख्ता तौर पर इस वक्त सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड से आ रही है, देहरादून से आ रही है। तो लगातार गहमा गहमी देखने को मिल रही है। खबर लगातार ये आ रही है और जो हालात बता रहे हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी थी और जैसा कि हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि वो नाराजगी अपने चरम पर तब पहुंच गई जब कमिश्नरी बनाने का ऐलान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट सत्र के दौरान कर दिया। गैंडसैंड को लेकर विधायकों का कहना है कि उन्हें विश्वास में लिया नहीं गया, एक बड़ा फैसला ले लिया गया मुख्यमंत्री की ओर से बिना विधायकों को भरोसे में लिए हुए, जिसकी वजह से ये नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आपको बता देते हैं कि अगर ये बड़ा फैसला हो जाता है, अगर सीएम इस्तीफा दे देते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो कौन कौन से नाम हैं जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल है। 4 नाम है। पहला नाम है सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन चूंकि उनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है तो ये एक मुश्किल आ सकती है, उनके नाम के आगे ये रोड़ा बन सकता है। राजपूत जाति से आते हैं। दूसरा नाम रमेश पोखरियाल निशंक का है। निशंक केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और निशंक पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी उनके पास अनुभव है राज्य की कमान को संभालने का। तीसरा नाम है अजय भट्ट का। अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और इससे पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन को मजबूत करने का अनुभव उनके पास मौजूद है और लंबे समय तक अजय भट्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। चौथा नाम जो सामने आ रहा है धन सिंह रावत का है। धन सिंह रावत इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री हैं और श्रीनगर से विधायक हैं। साथ ही धन सिंह रावत गढ़वाल और राजपूत के फॉर्मूले पर भी फिट बैठते हैं और धन सिंह रावत मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी भी बताए जाते हैं और यही वजह है कि धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे इस वक्त समझ में आ रहा है। नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। एक सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी होगा और डिप्टी सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी को बताया जा रहा है। कुमाऊं क्षेत्र से खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सीएम गढ़वाल से तो डिप्टी सीएम कुमाऊं क्षेत्र से हो सकते हैं। इस तरह का फॉर्मूला अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें नजर आ रहा है। अगले साल चुनाव में जाना है उत्तराखंड को और ऐसे में लेकर बीजेपी की ओर से कोशिश है कि एक ऐसा चेहरा कमान संभाले जो कि चुनाव के दौरान पार्टी और संगठन, सरकार और संगठन दोनों को मजबूती से संभाल सके, वो इन सबके लिए मान्य भी हो और साथ ही उसकी पकड़ भी मजबूत हो। तो 4 नाम जो बेहद इस वक्त मजबूती से इस रेस में आगे चल रहे हैं वो 4 नाम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे आगे धन सिंह रावत का नाम इस वक्त माना जा रहा है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद करीबी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके नाम पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी ऐतराज नहीं होगा। वो रावत भी हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी सक्रिय रहे और साथ ही कहा जा रहा है कि संघ के भी बेहद करीबी हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए 59 दिनों की निकाली थी पदयात्रा। इन्होंने जमीनी नेता भी माने जाते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, इस वक्त क्या हो रहा है, आप कहां मौजूद हैं, वहां किस तरह की हलचल है? बिल्कुल मेरे मैं इस वक्त जनता दर्शन हॉल में मौजूद हूं, जहां पर 3:30 बजे मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि मुख्यमंत्री पहले राजभवन जाएंगे 4:30 बजे माफ कीजिए, और 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इस पूरे कार्यकाल का समापन करेंगे, इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा सौंपेंगे। ये खबर अब कंफर्म हो गई है राजभवन से भी और मुख्यमंत्री आवास से भी। यानी कुल मिलाकर अपनी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पहले पूरे होने से लगभग 9 दिन पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यहां पर अब सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ। एक बड़ी खबर उत्तराखंड के लिए, और इससे पहले भी उत्तराखंड में इतिहास इस तरीके का रहा है कि बार बार मुख्यमंत्री सरकारों के दौरान बदले गए और एक बार फिर यह बड़ा घटनाक्रम यहां पर 4:30 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसी मंच पर आएंगे। यहां पर तैयारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और राजभवन में इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री क्या कहते हैं,
क्या अपनी सरकार के बारे में कहते हैं, क्या कुछ ये घटनाक्रम रहा। लेकिन साफ हो गया कि शनिवार की सुबह जब रमन सिंह देहरादून आए थे और जब बीजापुर सेफ हाउस में बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुख्यमंत्री दिल्ली गए, दिल्ली से लौटे, तो सारी अटकलें अब उस वक्त समाप्त हो जाएंगी, 4 बजे समाप्त हो जाएंगी जब मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासत की इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले वो इस्तीफा देंगे। बिल्कुल दीपांकर, अब जब तस्वीर साफ हो रही है, साफ हो गई है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस फैसले तक, इस नतीजे तक आखिर क्यों आला कमान पहुंचे। राज्यपाल को देंगे सीधे इस्तीफा। बने रहे हमारे साथ। बड़ी खबर इस वक्त की है कि शाम 4:30 बजे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उससे पहले ही राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करेंगे, अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि राज्यपाल से मिलने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्यपाल से मुलाकात के बाद तक के लिए टाल दी गई है। दीपांकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपांकर, अब जब तस्वीर साफ हो गई है कि इस्तीफा हो रहा है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तो इसकी बड़ी वजह क्या माने? क्या बागियों को वो साध नहीं पाए, ये बड़ी वजह है, या जो केंद्रीय नेतृत्व जिसके करीब लगातार वो बताए जा रहे हैं, उन्हें भी उनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी? बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल शुरू हुआ था 2017 में, एक मजबूत सरकार थी और 18 मार्च 2017 को जब दोपहर 2 बजे के आसपास शपथ ग्रहण हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधे को थपथपाया था और तब इस बात की उम्मीद थी कि पहली बार उत्तराखंड में 57 विधायकों की सरकार होगी, 5 साल ये सरकार कंप्लीट करेगी, लेकिन वो नहीं हो पाया और अब यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देने जा रहे हैं। जो वजह आपने पूछी, वजह वक्त वक्त पर इस तरह की बातें सामने आई। कभी किसी विधायक ने नाराजगी कभी कोई विधायक दिल्ली पहुंच गया, किसी विधायक ने यह कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी और ऐसी तमाम नाराजगियां होते और जो मौजूदा प्रकरण अंदर खाने इस तरह की चर्चाएं बीजेपी में रही कि गैरसैंण को जो मंडल बनाया गया, गैरसैंण को मंडल बनाया जाना, कुछ विधायकों को बिल्कुल भी यह फैसला रास नहीं आया और जिस दिन मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया, यानी 4 तारीख, जिस दिन बजट 4 मार्च को गैरसैंण में रखा गया, तभी से यह बात शुरू हो चुकी थी कि इस बार नाराजगी एक चरम तक पहुंचेगी। लेकिन एक जो खास बात है वो ये कि इस अध्याय का, त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस सफर का और बीजेपी के इस 57 विधायकों की सरकार का यहां तक का कार्यकाल इस तरह ड्रामेटिक होगा। 4 दिन में बीजेपी सब कुछ बदल देगी। 4 दिन में मुख्यमंत्री दिल्ली भी हो आएंगे। ना तो उनकी अमित शाह से मुलाकात हो पाई इस दौरे में, ना उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो पाई। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे क्या बात हुई, अब यह बात भी साफ हो चुकी है जब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए इस सियासत का जो चौथे साल का जो आखिरी पड़ाव था, लास्ट लेग था, वो सफल साबित नहीं हुआ और अब मुख्यमंत्री यहां पर इस्तीफा देंगे। अब यहां से एक नया अध्याय शुरू होगा और त्रिवेंद्र सिंह रावत का कामकाज रहा। अब जो एक बड़ा सवाल है पार्टी के लिए, पार्टी के सामने, कि अगला चेहरा कौन होगा। 10 महीने बाद ही इलेक्शन होने हैं, 8 महीने का ही वक्त है जब कोई एक ऐसा मजबूत चेहरा सामने हो जो संगठन और सरकार दोनों के बीच तालमेल भी बिठाए और पकड़ भी मजबूत रखे। तो वो चेहरा कौन हो सकता है, कौन पूरे फॉर्मूले में फिट बैठ सकता है? इस वक्त जो अंदर खाने बातें आ रही है और जो सूत्रों के हवाले से खबरें तैर रही हैं, उनमें सबसे आगे धन सिंह रावत का नाम चल रहा है। धन सिंह रावत के नाम के पीछे कुछ ठोस वजह है। ठोस वजह ये है कि धन सिंह रावत राज्य मंत्री हैं इस गवर्नमेंट में और उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार के कार्यकाल को, उसके पैटर्न को, शासन को, सरकार को, उसके मैनेजमेंट को, यहां पर बड़ी बड़ी सभाओं को, यहां पर सरकार के साल भर में होने वाले आयोजनों को, बीजेपी की सभाओं को, प्रधानमंत्री के दौरों को, प्रोटोकॉल मंत्री के तहत उन्होंने कई जगहों पर जो भीड़ को नियंत्रित करना होती है, भीड़ जुटाने की जो बात होती है पार्टी में, यानी क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर जो प्रोग्राम मैनेजमेंट हो, उसके माहिर माने जाते हैं धन सिंह रावत। दूसरी बात यह कि धन सिंह रावत गढ़वाल मंडल से आते हैं और इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बंशीधर भगत, वो कुमाऊं से ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, जबकि धन सिंह रावत इस वक्त जो राज्य मंत्री हैं वो गढ़वाल से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, श्रीनगर से विधायक हैं और ठाकुर कैंडिडेट से हैं, ठाकुर जाति का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तो वो समीकरण उनके पक्ष में गया। दूसरी बात यह कि धन सिंह रावत अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ के मजबूत उनकी पकड़ मानी जाती है। धन सिंह रावत इसी राज्य में संगठन मंत्री का प्रभार निभा चुके हैं। धन सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जो सीनियर लीडरशिप है उसका बहुत करीबी माना जाता है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप सेंटर में उसका भी बहुत करीबी माना जाता है। तो धन सिंह रावत ने जब जब यहां पर डैमेज की स्थिति आ रही, या त्रिवेंद्र सिंह रावत के सफर को अगर हम देखें, अब जब वो 4 बजे इस्तीफा देंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ अगर कोई नजदीक दिखा पूरे मंत्रिमंडल में बाकी मंत्रियों को छोड़ के, तो धन सिंह रावत दिखे। यानी धन सिंह रावत
ही कहें कि कई पैरामीटर्स है और हर पैरामीटर पर धन सिंह रावत जो हैं वो फिट नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। देहरादून में बड़ी हलचल चल रही है। वहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले खबर थी कि राज्यपाल से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे सीएम गवर्नर से मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, राज्यपाल को इस्तीफा देंगे और उसके बाद शाम 4:30 बजे सीएम मीडिया के सामने होंगे और तब वो बातें साफ हो पाएंगी कि आखिर वो कौन से हालात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने बन गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इस फैसले को मानना पड़ा। इससे पहले काफी कोशिश उनकी तरफ से हुई कि वो पार्टी आलाकमान को मना सके, केंद्रीय नेतृत्व को मना सके, लेकिन तमाम कोशिशें वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा जी जुड़ी हुई हैं। आपसे ही जानूंगी गरिमा जी, दीपांकर भी हमारे साथ मौजूद है, लगातार हमारे सहयोगी, और वो ग्राउंड से बता रहे हैं कि क्या क्या किस तरह की हलचल चल रही है। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या हो रहा है बीजेपी में और चुनाव से ठीक पहले, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा में वही हो रहा है जो होना निश्चित था। हमारे बड़े बूढ़े कहावत कह गए हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। और 2016 में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अनस्टेबल करने की यहाँ राज्य की भाजपा ने कोशिश करी, आज वही कुछ भाजपा अपने घर में देख रही है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। ये कहावत भी आज चरितार्थ हो गई कि कांग्रेस की सरकार को गिराने की कवायद जब शुरू हुई, वहीं से बीज पड़ गया था इस लावा का। जो लावा आज पक रहा है भाजपा के अंदर, जो विस्फोटक स्थिति आपको आज दिख रही है कि 1 गुट नहीं, 2 गुट नहीं, 3 गुट नहीं, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गुटों में, धड़ों में बटी हुई आज भाजपा नजर आ रही है। अजय भट्ट हो, निशंक हो, बलूनी हो, धन सिंह रावत हो, कोश्यारी हो, तमाम ये वो गुट हैं जो आज सतपाल महाराज का अपना अलग है। तो लगभग 6 से ज्यादा संभावित मुख्यमंत्रियों के चेहरे आपके चैनल और बाकी चैनल्स दिखा रहे हैं। बिल्कुल गरिमा जी, बिल्कुल गरिमा जी, ये वही हालात हैं, ये वही हालात हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। 1-2 नहीं बल्कि कई दावेदार सामने नजर आते थे। कुछ वही स्थिति इस वक्त बीजेपी में नजर आ रही है। चुनाव से ठीक पहले ये जो उठापटक बीजेपी में देखने को मिल रही है, सरकार में देखने को मिल रही है, उसका लाभ आप कांग्रेस को मिलता देख रही हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, लाभ से ज्यादा कांग्रेस जो है अफसोस इस बात का कर रही है कि आखिर उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगने का काम क्यों किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता का आखिर कसूर क्या है? गरीब जनता ने जब देखा कि बार बार सरकारें अस्थिर हो रही हैं, 7 से 12 के बीच में जब भाजपा थी तो इसने अकेले 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। उन सबसे आजिज आकर यहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत यानी कि 57 का बहुमत भाजपा को दिया। न भूतो न भविष्यति, और डबल इंजन की सरकार दी कि कम से कम 5 साल अनवरत एक सरकार चलेगी तो उत्तराखंड लाभान्वित होगा, उत्तराखंड का कुछ हित होगा। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की जनता एक बार फिर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। एक बार फिर चरित्र सामने आ गया भाजपा का कि ना इनसे अपना कुनबा संभल रहा है, ना इनसे अपनी सरकार संभल रही है, ना संगठन, ना विधायक। 4 साल हम चश्मदीद गवाह रहे सिर्फ इस बात के कि सिर्फ फुटअव्वल और नूरा कुश्ती के अलावा हमने कुछ नहीं देखा। विधायक से लड़ता रहा, मंत्री मुख्यमंत्री से लड़ता रहा, अफसरान के साथ विधायकों की लड़ाई होती रही, और लगातार जिस तरह से अपने ही लोगों ने सरकार के ऊपर कदम कदम पर सवालिया निशान लगाए। तो गरिमा जी, क्या कांग्रेस तैयार है? गरिमा जी, क्या कांग्रेस तैयार है? वहां पर इतनी एकजुटता है कि अगर जनता बीजेपी से मोह भंग हो, कांग्रेस के पास आए, अगले विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दूर है नहीं, तो कांग्रेस उत्तराखंड को एक ऐसी सरकार देगी, सक्षम होगी, जो कि मजबूत होगी, 5 साल के लिए होगी, विकास के लिए होगी? क्योंकि आपके अंदर, कांग्रेस के अंदर भी वही परेशानियां हैं, 1-2 नहीं कई गुट बटे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात का खंडन करती हूँ। कांग्रेस पहले भी तैयार थी, कांग्रेस अब भी तैयार है। कांग्रेस किसी भी ऐसे ही सिचुएशंस का इंतजार नहीं कर रही थी कि कोई ऐसी सिचुएशन भाजपा में आए और हम उसको लॉलीपॉप की तरह ग्रैब करें। हम सिचुएशन ग्रैब करने में नहीं, हम अपने होमवर्क में यकीन रखते हैं, हम अपने काम में यकीन रखते हैं। हमने सुशासन दिया है, एक नहीं हमने 2 बार सुशासन दिया है। हमने केदारनाथ की भीषण आपदा से इस प्रदेश को बाहर निकालने का प्रयास किया है। हमने यहाँ की मातृशक्ति को पेंशनों से लगभग 45
40 किस्म की अलग अलग पेंशन हमने समाज कल्याण विभाग में दी। तो उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड में जब 2013 में आपदा आई थी और उसके बाद इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जनता ने अपना मैंडेट भी दे दिया और बता दिया कि काम किस तरह का कांग्रेस की गवर्नमेंट की ओर से किया गया। लेकिन अब देखना होगा कि मौजूदा हालात का उत्तराखंड पर क्या असर पड़ रहा है। बने रहे हमारे साथ। दीपांकर हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दीपांकर, आपसे जानना चाहेंगे जो एक सवाल यहां पर गरिमा जी ने उठाया कि आखिर उत्तराखंड की जनता का क्या दोष? ना इस वक्त बीजेपी में सब कुछ ठीक दिख रहा है, ना ही कांग्रेस में। बिल्कुल, सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर उत्तराखंड का कहा जाए तो उत्तराखंड जब से बना तो एक इस सोच के साथ बना था कि अलग राज्य होगा, छोटा राज्य होगा और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो उस तरीके से होगा, सबके लिए संसाधन जुटेंगे। लेकिन फर्स्ट डे जहाँ से सरकारें बननी शुरू हुई, छोटे छोटे हित, अपने हितों को संरक्षण, अपने पहले काम अपने हो जाएं, पब्लिक का काम फिर बाद में हो, ऐसी स्थितियां हर जगह दिखी। हर जगह ये दिखा कि अपने मतलब पब्लिक बाद में, पहले अपने काम, और शायद सरकारों को इसी का नतीजा भुगतना पड़ा। नंबर 2, पावर सेंटर्स बनने बहुत ज्यादा रहे, चाहे हरीश रावत गवर्नमेंट में रहे हो, विजय बहुगुणा गवर्नमेंट में रहे हो, निशंक गवर्नमेंट में रहे हो, पावर सेंटर्स तुरंत बन जाते हैं। जैसे ही कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनता है तुरंत नए नए पावर सेंटर्स खड़े होते हैं, फिर पावर फाइट होती है। हमारे साथ गरिमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरिमा जी, एक फॉर्मूला आ रहा है कि अब एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, इस फॉर्मूले पर आपके क्या रिएक्शन होंगे? कर ले, चाहे ये उल्टा सिर के बल खड़े हो जाएं। उत्तराखंड की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। जो घाव, जो छाले इन 4 सालों में, यानी कि अपने 80% कार्यकाल में भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों के मन में, उनके दिलों में जो घाव दिए हैं, उसको वो इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे। घाट में मात्र शक्ति पर लाठीचार्ज तो आप करते कह रहे हैं कुछ भी कर ले, लेकिन जनता का अब मोह भंग हो चुका है मौजूदा सरकार से, ये कह रही है कांग्रेस की प्रवक्ता। बने रहे हमारे साथ। आप दोनों एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।